हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो में। तो हम डिस्कस कर रहे थे इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, व्हाट इज ड्यूटी, व्हाट इज डेल्टा, व्हाट इज द बेस्ट पीरियड ऑफ द क्रॉप एंड खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। So first of all we will discuss with the water requirement of the crop. So water requirement of a crop is the total water required by it from the time it is sown to the time it is harvested. तो मतलब किसी भी क्रॉप में कितना वाटर रिक्वायर है ये एक टाइम रेंज होता है। किस किस टाइम में? जो टाइम जिस समय पे हम लोग किसी भी फसल को के बीज को बोते हैं, यानी सोन मतलब किसी भी फसल के बीज को बोते हैं, और जब उस फसल को हम काटते हैं या हार्वेस्ट करते हैं। तो मतलब बुआई से लेकर और कटाई तक, यानी सोवनिंग ऑफ सीड्स टू द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, इस ड्यूरेशन में जो भी वाटर हम देते हैं क्रॉप को, वो अल्टीमेटली क्या होता है? वाटर रिक्वायरमेंट होती है उस क्रॉप की। तो इस ड्यूरेशन में जो भी टोटल वाटर हम क्रॉप को देते हैं वो होता है रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। अब वाटर रिक्वायरमेंट हमारी बहुत सारे फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। क्लाइमेट में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं? क्लाइमेट में हमारा डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है उस एरिया का, विंड स्पीड क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है। तो ये सभी पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं कि आपकी क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सॉइल टाइप चेंज होगा, आपका जो इनफिल्ट्रेशन लॉसेज हैं वो भी हमेशा चेंज होते रहेंगे, क्योंकि जो इनफिल्ट्रेशन पैरामीटर्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी टाइप ऑफ सॉइल पे। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी जो क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट्स है उसको अफेक्ट करेंगे। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, आप कल्टीवेशन का कौन सा मेथड यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। रेनफॉल, उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल किस अमाउंट में होती है, व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो ये सभी पैरामीटर है जिस पर डिपेंड करता है कि हमारी जो क्रॉप है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होगी। और वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। मतलब जरूरी नहीं है, जैसे सपोज एक क्रॉप है राइस, सो ये नेसेसरी नहीं है कि राइस के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सेम हो पूरे इंडिया में। तो मतलब इट डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि जगह के साथ में आपके जो सोइल पैरामीटर्स है, क्लाइमेट पैरामीटर्स हैं, और जो एवरेज रेनफॉल है वो सब वेरी करता है। अब हम बात करते हैं क्रॉप पीरियड के बारे में, व्हाट इज द बेस्ट पीरियड। अब देखो इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है। क्रॉप पीरियड क्या होता है? क्रॉप पीरियड इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ सोविंग टू द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग। यानी जिस समय आपने बीज बोया और जिस समय आपने फसलों की कटाई की, यानी टाइम ऑफ सोविंग टू द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे? क्रॉप पीरियड। तो बेसिकली क्रॉप पीरियड क्या होता है? क्रॉप पीरियड एक ऐसा टाइम है जिस दौरान आपकी जो क्रॉप है वो प्रेजेंट है फील्ड में। तो फील्ड में आपकी क्रॉप कब प्रेजेंट थी? जब आपने बीज को डाला, जब सोविंग की, और उसके बाद में जब आपने हार्वेस्टिंग की। तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप पीरियड। तो बेसिकली वो टाइम पीरियड जिसमें आपकी क्रॉप है जो फील्ड में प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बेस पीरियड के बारे में। बेस पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोविंग द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। अब क्या होता है, जब हम सोविंग करते हैं, सोविंग के पहले भी हम वाटरिंग करते हैं ताकि हम जो सोइल है उसमें कुछ न कुछ इनिशियल मॉइस्चर दे सकें, जो कि हमारी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो जब हम फर्स्ट वाटरिंग करते हैं, जो फर्स्ट वाटरिंग होती है बीज बोने के पहले बिफोर सोविंग, और जो लास्ट वाटरिंग करते हैं, लास्ट वाटरिंग कब करते हैं? हम जब फसल काटते हैं या फिर जब हार्वेस्टिंग होती है उसके पहले हम जो लास्ट वाटरिंग करते हैं, उस बीच के जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं बेस पीरियड। तो बेस पीरियड किस किस के बीच का टाइम है? बेस पीरियड हमारी जो फर्स्ट वाटरिंग होती है बिफोर द सोइंग ऑफ द क्रॉप, और जो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप होती है उसके जस्ट पहले जो हम वाटरिंग करते हैं उसके बीच के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं बेस पीरियड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और आपका जो क्रॉप पीरियड होता है वो हमेशा ज्यादा होता है बेस पीरियड से। बट अगर अपन थ्योरेटिकली इसको देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड दोनों हम सेम ही लेते हैं।
और ये दोनों टर्म हम इंटरचेंजली भी यूज कर सकते हैं। यानी जब हम क्रॉप पीरियड की बात करते हैं तो मीनिंग हम बेस पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी दोनों का जो मीनिंग है वो सेम रहता है थियोरेटिकली। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि हम क्रॉप पीरियड की बात कर रहे हैं, बेस पीरियड की बात करते हैं, क्योंकि थियोरेटिकली हम दोनों चीजों को सेम ही मानते हैं, बट एक्चुअल में चीजें अलग अलग होती है। तो मैं अब आपको एक ये डायग्राम दिखा देता हूँ, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेस पीरियड क्या होता है और क्रॉप पीरियड क्या होता है। अब क्रॉप पीरियड किसके बीच का टाइम पीरियड है, सोवनिंग, मतलब जब हमने बीज बोए उस टाइम से लेके जब हमने हार्वेस्टिंग की, यानी जो क्रॉप है उसकी कटाई की। तो इस टाइम पीरियड के बीच में जब हमारी क्रॉप हमारे फील्ड में प्रेजेंट थी, तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं क्रॉप पीरियड। और बेस पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड हमने जब बीज बोए, सोवरिंग की, उसके पहले भी हम वाटरिंग करते हैं, इनिशियल वाटरिंग। तो जो फर्स्ट वाटरिंग होती है हमारी फील्ड में, उस टाइम पीरियड से लेके जो लास्ट वाटरिंग करते हैं, लास्ट वाटरिंग कब करते हैं, हमारे जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टेड होता है, उसके जस्ट पहले हम जो लास्ट वाटरिंग करते हैं, उसके बीच जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं बेस पीरियड। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड क्या होता है। अब हम बात करते हैं डेल्टा की। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बेसिकली is defined as the total depth of water in centimeter required by a crop during the base period। अब हम बेस पीरियड बोले या क्रॉप पीरियड बोले, दोनों एक ही बात है, क्योंकि थियोरेटिकली दोनों को हम एक ही मानते हैं। अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, द डेल्टा फॉर द राइस इज 120 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि 120 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर इन द फील्ड इज रिक्वायर्ड टू फुल मैच्योर द राइस ड्यूरिंग द बेस पीरियड। यानी बेस पीरियड के दौरान में हमारा जो क्रॉप राइस है उसको 120 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है फील्ड में। देखो अभी एग्जांपल समझो आप। ये क्वेश्चन है, इफ द राइस रिक्वायर्स अबाउट 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 10 डेज एंड द क्रॉप पीरियड ऑफ द राइस इज 120 डेज, डिटरमाइन डेल्टा। आपको डेल्टा बताना, डेल्टा मतलब डेप्थ ऑफ वाटर बतानी है जो कि उसको बेस पीरियड में लगने वाली है। अब बेस पीरियड इन्होंने दिया हुआ, अब हम बेस पीरियड बोले या क्रॉप पीरियड बोले, दोनों का मीनिंग एक है थियोरेटिकली। तो क्रॉप पीरियड इन्होंने दिया हुआ 120 डेज, यानी 120 डेज उसको चाहिए फुल मेच्योर होने के लिए। इंटरवल ऑफ वाटरिंग है 10 डेज, हर 10 डेज में हमको उसे वाटर देना है। तो नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हो जाएंगे, हमको 120 डेज तक पानी देना है और इंटरवल कितना है, हर 10 दिन में पानी देना है। तो हमको टोटल 12 टाइम्स वाटर देना पड़ेगा हमारी क्रॉप को। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरवल कितने हो गए क्रॉप के, 12 इंटरवल्स। और हर एक इंटरवल में हम कितना डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई करते हैं, 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर। तो डेप्थ ऑफ वाटर एट ईच इंटरवल इज 10 सेंटीमीटर। तो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर कितना होगा हमारा थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इन 12 हमारा नंबर ऑफ इंटरवल हो गया, और 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर उसको रिक्वायर्ड है हर एक, मतलब हर एक सेशन में हम जब उसको वाटर सप्लाई करते हैं उसके लिए। तो टोटल कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि 120 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फुल्ली मैच्योर द राइस फॉर द क्रॉप पीरियड। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम ड्यूटी के पास। तो ड्यूटी क्या होता है अब इसको डिस्कस करते हैं। सो ड्यूटी इज द डिफाइंड एज द एरिया irrigated in hectare by 1 cubic of water flowing continuously for the duration of base period। तो ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी बेसिकली आपको ये बताता है कि आप कितना लैंड को या कितना एरिया ऑफ लैंड यू कैन इरिगेटेड इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर इफ वी आर हैविंग द डिस्चार्ज वैल्यू इज इक्वल टू 1 क्यूमेक कंटिन्यूअसली फ्लोइंग। यानी अगर मुझे 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का कंटिन्यूअस डिस्चार्ज मिले थ्रू आउट द बेस पीरियड, तो मैं कितने हेक्टेयर एरिया में इरिगेशन को कर सकता हूं। तो बेसिकली ये क्या होता है ड्यूटी। तो ड्यूटी का यूनिट क्या होगा, ड्यूटी का यूनिट होगा हमारा हेक्टेयर पर क्यूमेक, यानी हाउ मच लैंड कैन बी इरिगेटेड यूजिंग 1 क्यूमेक डिस्चार्ज विच इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली। अब यहाँ पे 2 टर्म होती है, फर्स्ट वन इज क्यूमेक एंड सेकेंड वन इज क्यूसेक। तो क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक फुट पर सेकेंड, ये याद रखना। क्यूसेक का मतलब है क्यूबिक फुट पर सेकेंड या फीट क्यूब पर सेकेंड,
और क्यूमेक का मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम सिंपल बोलते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम ड्यूटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ड्यूटी इज एक्सप्रेस्ड एज 200 हेक्टेयर पर क्यूमेक। इसका यूनिट क्या है? 200 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो इससे हम क्या समझते हैं? अगर ड्यूटी है 200 हेक्टेयर पर क्यूमेक फॉर द बेस पीरियड ऑफ B days, that means that the water flowing at a rate of 1 cube per meter per second, यानी 1 meter cube per second water is flowing continuously for the B days will mature the 200 hectares of the crop। यानी B दिन के लिए 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड कंटिन्यूसली डिस्चार्ज हमें मिलता है, तो उससे हम 200 हेक्टेयर की क्रॉप को हम इरिगेट कर सकते हैं। अब देखो ड्यूटी और इसका क्या यूजफुल है। सपोज बाय नोइंग द ड्यूटी, हमें ड्यूटी पता है, ड्यूटी का यूनिट है हेक्टेयर पर क्यूमेक या हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर हमें ड्यूटी पता है by knowing the duty of water and area to be irrigated for growing a particular crop, raised required discharge can be calculated। अब suppose we are knowing the duty and the discharge value we want to know and the hectare means the area of land to be irrigated is known to us। तो हम क्या कर सकते हैं? डिस्चार्ज वैल्यू को निकाल सकते हैं क्योंकि ड्यूटी हमारे पास है, ठीक है। और कितना एरिया हम इरिगेट कर सकते हैं ड्यूटी से वो हमारे पास है, तो कितना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सिंपली ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया टू बी इरिगेटेड डिवाइड बाय द डिस्चार्ज, एंड द एरिया टू बी इरिगेटेड एंड ड्यूटी इज नोन टू अस, द डिस्चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड। ऑल्सो बाय नोइंग द टोटल अवेलेबल डिस्चार्ज एंड ड्यूटी, और हमारे पास ड्यूटी है और डिस्चार्ज है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम निकाल सकते हैं कि द एरिया ऑफ लैंड टू बी इरिगेटेड कैन बी डिटरमाइंड। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट में। अब ये पॉइंट क्या है? सिंस द क्वांटिटी ऑफ द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटर्स द मेन कैनाल। अब सपोज आपने मेन कैनाल से 1 क्यूमेक डिस्चार्ज पास किया, तो ये जरूरी नहीं है कि जो डिस्चार्ज आप कैनाल हेड से पास कर रहे हो वो आपके फील्ड में पहुंचे, क्योंकि जैसे आप कैनाल से वाटर को रिलीज करोगे या डिस्चार्ज करोगे तो वो सीधे फील्ड में नहीं पहुंचेगा, वो कैनाल से होते हुए पहुंचेगा, और कैनाल्स में कुछ ना कुछ उसके लॉसेस हो जाने हैं। वहां पे सीपेज लॉस हो सकता है, और अगर आपका लेंथ ऑफ फ्लो मतलब आपका जो कैनाल सिस्टम है उसकी लेंथ ज्यादा है तो उसमें इवेपोरेशन लॉसेस भी हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो वाटर आप रिलीज कर रहे हैं कैनाल हेड से वो सेम नहीं होगा जो आपको फील्ड में मिल रहा है, फील्ड में आपको कम वाटर मिलेगा। तो इस बेसिस पे हम 2 टाइप की ड्यूटी को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रॉस ड्यूटी एंड सेकेंड वन इज नेट ड्यूटी। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अब सपोज हमारे पास कैनाल हेड से हमने 2 क्यूमेक पानी यानी 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज हमने पास किया मेन कैनाल से, जो कि हमारी कितने हेक्टेयर लैंड को इरिगेट कर सकता है? 1000 हेक्टेयर को। तो उस हिसाब से हमारा ग्रॉस ड्यूटी क्या होगा? ग्रॉस ड्यूटी हम देखते हैं हमने कैनाल हेड से कितना डिस्चार्ज पास किया है उस बेसिस पे। तो 1000 हेक्टेयर लैंड कैन बी इरिगेटेड बाय यूजिंग 2 क्यूमेक डिस्चार्ज। सो ग्रॉस ड्यूटी फॉर दिस विल बी 500 हेक्टेयर पर क्यूमेक। इतना आपको समझ में आ गया। अब सपोज करो जितना डिस्चार्ज हमने पास किया मेन कैनाल से, हाफ ऑफ द डिस्चार्ज विल लॉस्ट इन द ट्रांजिट, यानी जब वाटर ट्रेवल करता है तो उसमें कैनाल में लॉसेस की वजह से या इवेपोरेशन लॉसेस की वजह से या एनी अदर लॉस से हमारा जो डिस्चार्ज है वो हाफ ही रह गया, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ? हमारा डिस्चार्ज नाउ अवर डिस्चार्ज इज 1 क्यूमेक। 1 क्यूमेक डिस्चार्ज वी आर गेटिंग इन द फील्ड was only reached to the head of the field to irrigated same field area, और उसी एरिया को हम इरिगेट कर रहे हैं 1000 हेक्टेयर को। तो नेट ड्यूटी के लिए हम क्या यूज करेंगे? एरिया टू बी इरिगेटेड इज 1000 हेक्टेयर एंड डिस्चार्ज वी आर गेटिंग इन द फील्ड। फील्ड में हमें कितना डिस्चार्ज मिल रहा है? फील्ड में हमें जो कैनाल हेड से हमने रिलीज किया उसका आधा डिस्चार्ज मिल रहा है, मीन्स 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज हमें मिल रहा है। तो टोटल नेट ड्यूटी हमारी हो गई 1000 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अब हम यहां से क्या देख रहे हैं
कि जो ग्रॉस ड्यूटी है वो कम है और नेट ड्यूटी हमारी ज्यादा है। तो जब भी हम कैनाल हेड से फील्ड में मूव करते हैं तो हमारी जो ड्यूटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ड्यूटी विल इंक्रीज। तो ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है दैट ड्यूटी इंक्रीजेस फ्रॉम द मेन कैनाल टू द फील्ड। यानी हम मेन कैनाल से जब भी फील्ड में जाते हैं तो हमारी ड्यूटी इंक्रीज हो जाती है। अब ड्यूटी क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि डिस्चार्ज वी आर गेटिंग एट द कैनाल इज हाई, सो ड्यूटी विल बी, suppose we are getting Q discharge, so for this there will be one duty, but suppose the discharge will be reduces because of the losses in the field, we will get the less discharge. For the less discharge duty will be more, so we can say that duty will increase from the main canal to the field because जो discharge value है वो हमारा कम हो जाता है। discharge value कम हो जाएगा यानी जो discharge हमने रिलीज किया वो कम हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, जो ड्यूटी है वो रिलीज हो जाएगा, ड्यूटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाटर डिस्चार्ज के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इफ द प्लेस ऑफ ड्यूटी मेजर्ड इज नॉट मेंशन्ड देन इट शुड बी एज्यूम्ड एज ड्यूटी ऑफ द फील्ड। अगर हमको क्वेश्चन में सिर्फ ड्यूटी दिया हुआ है, ये नहीं दिया है कि इट इज नेट ड्यूटी और दिस इज नेट ड्यूटी और द ग्रॉस ड्यूटी, so what we can assume here, we can assume that the given duty is 4 over field, means जो भी ड्यूटी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम उस ड्यूटी को क्या मानेंगे, ड्यूटी ऑफ द फील्ड मान के ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, तो ड्यूटी और डेल्टा में क्या रिलेशनशिप होता है। अब सपोज D हेक्टेयर एरिया इज इरिगेटेड बाय सप्लाइंग 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर, means D is our duty. Duty means the area in hectare which is to be irrigated by supplying 1 meter cube per second discharge for the base period of B days such that total water is stored in the root zone is delta meter. Delta is the depth of water required for the crop. So अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम्स को इक्वेट कर देंगे। पहला वॉल्यूम हमारा कैसा निकलेगा, हम कितना डिस्चार्ज पास करें, वी आर पासिंग द कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड फॉर द बी डेज। बी इज बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप, तो बेस पीरियड में हम कंटिन्यूअस डिस्चार्ज पास कर रहे हैं 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। सो बी हमारा डेज में, इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो एक दिन में हमारे हो गए 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड। तो इस तरीके से हमने इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा क्या आया है 86,400 इंटू बी meter cube, means this much discharge will be passing for the entire base period of the crop. अब जो डिस्चार्ज हमने रिलीज किया है वो कहाँ पहुंचने वाला है, हमारे जो रूट जोन है, क्रॉप की रूट जोन में वहां पहुंचने वाला है। तो अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कितना हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ लैंड है D हेक्टेयर, D हेक्टेयर हमारा एरिया ऑफ लैंड है, इनटू डेल्टा, हमारा डेल्टा इज द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप, वो हमारा मीटर में है, दैट इज डेल्टा। तो इस हेक्टेयर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, मीटर स्क्वायर में। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 raised to the power 4 मीटर स्क्वायर, डेल्टा इज इन मीटर, सो दिस विल बी इक्वल टू D इंटू डेल्टा इंटू 10 raised to the power 4 मीटर क्यूब। अब ये दोनों वॉल्यूम को हम इक्वेट कर देंगे, तो वॉल्यूम को इक्वेट करने के बाद हमारा जो रिलेशनशिप निकल के आता है दैट इज D इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 B। यहाँ पे D क्या है, D इज ड्यूटी, इसकी यूनिट याद रखना है हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड है, डेल्टा की यूनिट है मीटर में, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप, बी इज बेस पीरियड इन द डेज। इसको अगर हम और स्टैंडर्ड या जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी डिवाइड बाय डेल्टा। D हमारी ड्यूटी होगी हेक्टेयर पर क्यूमेक में, डेल्टा मीटर में और बी डेज में। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके, ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी यूनिट्स के साथ में। फाइंड द डेल्टा, डेल्टा मीन्स डेप्थ ऑफ वाटर हमें बतानी है जो कि क्रॉप के लिए रिक्वायर्ड है फॉर इट्स बेस पीरियड। फाइंड द डेल्टा फॉर अ क्रॉप इफ ड्यूटी फॉर द बेस पीरियड ऑफ 120 डेज इज 1500 हेक्टेयर पर क्यूमेक। हमको रिलेशनशिप पता है D इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी, सो डेल्टा कैन बी रिटर्न एज
8.64 into B by capital D. तो B is the base period in days which is given as 120 days and D is the duty which is in the unit of factor per cubic which is given as 1500. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.6912 मीटर. सो मीन्स डेप्थ ऑफ वाटर 0.6912 मीटर इज रिक्वायर्ड टू फुल्ली मैच्योर द क्रॉप. तो इस तरह से हम डेल्टा को कैलकुलेट कर सकते हैं. अगली हम बात करते हैं क्रॉप्स एंड सीजन्स ऑफ इंडिया. तो इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप्स होते हैं और कौन कौन से सीजन्स होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ सीजन की. खरीफ सीजन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं समर सीजन. मतलब इसमें जो समर की जो क्रॉप्स होती है वो हम ग्रो करते हैं. तो खरीफ क्रॉप को हम समर क्रॉप भी बोलते हैं और ये जनरली हमारे समर डेज में होती है. तो समर हमारी लगभग अप्रैल से लेके और सितंबर तक, इस ड्यूरेशन में जो भी क्रॉप हम ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं समर क्रॉप. समर क्रॉप में हमारी कौन कौन सी आ जाती है, यानी अभी ड्यूरेशन में आपको कौन कौन सी फसल आप बो सकते हो. अभी आप राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, ग्राउंडनट और कॉटन, तो ये सभी आप क्रॉप्स अभी ग्रो कर सकते हैं. उनको बोलते हैं हम खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप. द सेकेंड वन इज रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, विंटर क्रॉप्स. ये सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें होती है और ये जनरली हमारी अक्टूबर से लेकर मार्च तक इस ड्यूरेशन में हम उगाए जाते हैं. मतलब अक्टूबर के स्टार्टिंग में इसको हम बोते हैं, सोइंग करते हैं और मार्च तक इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं. इसमें हमारी कौन कौन सी फसल आ जाएगी, वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पोटैटो, बरले. तो ये सभी फसलें हमारी रबी क्रॉप्स में आ जाएगी. उसके बाद होती है हमारी पेरेनियल क्रॉप्स. पेरेनियल क्रॉप्स में एग्जांपल हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, वो था शुगर कैन. शुगर कैन हमारी पेरेनियल क्रॉप्स है और इसको हम अप्रोक्सीमेटली 300 to 360 डेज तक ग्रो कर सकते हैं. यानी साल के किसी भी सीजन में हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं. इनके ऊपर किसी तरह की कोई भी बाउंडेशंस नहीं है. द लास्ट वन इज जेड क्रॉप्स. जेड क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती है, इसमें हमारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो आते हैं जनरली. और फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं वो हमारे ग्रोन होते हैं मार्च से जून के मंथ में. तो ये सब आपको याद रखना है. अब हम आगे बात करते हैं क्रॉप रेशियो की. क्रॉप रेशियो को हम बोलते हैं रबी खरीफ रेशियो. अब क्रॉप रेशियो क्या होता है, क्रॉप रेशियो इज द रेशियो ऑफ द एरिया इरिगेटेड इन रबी सीजन डिवाइड बाय द एरिया इरिगेटेड इन द खरीफ सीजन. अब जो हमारे पास टोटल एरिया है उसमें से हम कितना एरिया इरिगेट कर रहे हैं रबी के सीजन में, डिवाइड बाय द कितना एरिया हमने इरिगेट किया है खरीफ के सीजन में. तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉप रेशियो. रेशियो ऑफ एरिया इरिगेटेड इन रबी सीजन टू द खरीफ सीजन. और इसकी अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है क्रॉप रेशियो की वो ली जाती है 2. यह आपको याद रखना है. अब आगे हम बात करते हैं पालियो इरिगेशन की. अब ये पालियो इरिगेशन क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है. तो पालियो इरिगेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द वाटरिंग डन प्रायर टू द सोवनिंग ऑफ क्रॉप्स. तो जो भी क्रॉप्स को बोने के पहले हम जो वाटरिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं पालियो इरिगेशन. यानी बीज बोने से पहले, सोवनिंग से पहले जो भी वाटरिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं पालियो इरिगेशन. और ये क्यों किया जाता है, इट इज डन टू मेक द एरिया मोर सुटेबल फॉर सोवनिंग एज इट बिकम्स वेरी ड्राई. क्योंकि हमारा फील्ड क्या होता है, बहुत ड्राई होता है. तो उसमें हम इनिशियल मॉइस्चर देने के लिए सोवनिंग के पहले भी हम क्या करते हैं, उसमें फील्ड में वाटर को अप्लाई करते हैं ताकि हम एक सफिशिएंट मॉइस्चर दे सके फील्ड में, फील्ड की सोइल में, सो दैट इट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ. तो जो इनिशियल ग्रोथ के लिए जो रिक्वायर्ड है हमारे क्रॉप्स के लिए उतना वाटर हम ऐड करते हैं पालियो इरिगेशन में. तो ये सब बातें आपको याद रखनी है. द थर्ड वन इज कोर वाटरिंग, कोर डेप्थ एंड कोर पीरियड. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोर वाटरिंग. कोर वाटरिंग क्या होता है, कोर वाटरिंग फर्स्ट वाटरिंग होती है आपकी जो फसल बोने के बाद में, आफ्टर द शोइंग ऑफ द क्रॉप्स व्हेन क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर हाई. यानी फील्ड में जब भी हम क्रॉप को बोते हैं उसके बाद में वो ग्रो होना स्टार्ट होती है. और जब हमारी क्रॉप्स की हाइट अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर हो जाती है तो उस टाइम पे जो हम फर्स्ट वाटरिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं कोर वाटरिंग. सो कोर वाटरिंग कब करते हैं, कोर वाटरिंग हमारी फर्स्ट वाटरिंग होती है आफ्टर द सोइंग ऑफ क्रॉप्स
when the height of our crop is approximately 3 सेंटीमीटर। और डेप्थ ऑफ वाटर जितना हम अप्लाई करते हैं इस कोर वाटरिंग के लिए उसको हम बोलते हैं कोर डेप्थ। कोर डेप्थ क्या होता है? द डेप्थ ऑफ वाटर विच इज अप्लाइड फॉर द कोर वाटरिंग इज नोन एज द कोर डेप्थ। ये आपको याद रख लेना है। अगला पॉइंट है द पोर्शन ऑफ बेस पीरियड इन विच कोर वाटरिंग इज नीडेड इज कॉल्ड एज कोर पीरियड। अब क्या होता है, जो बेस पीरियड होता है हमारा, बेस पीरियड में से जिस पीरियड में हमें कोर वाटरिंग करनी है, जिस पीरियड में हमें कोर वाटरिंग की जरूरत है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोल देते हैं हम कोर पीरियड। सो कोर पीरियड बेसिकली इज द पोर्शन ऑफ द बेस पीरियड जिसमें कि हमें कोर वाटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर्थ वन इज कैपेसिटी फैक्टर। अब कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? सपोज वी आर हैविंग ए कैनाल फॉर अवर फील्ड। तो हमारे पास एक कैनाल है जिससे कि हम फील्ड में पानी को सप्लाई करें। अब वो कैनाल क्या होती है? कैनाल हमेशा फ्लो नहीं करती है। अगर वो हमेशा फ्लो नहीं कर रही है, उसमें कुछ एक पर्टिकुलर डेज, नंबर ऑफ डेज के लिए वाटर अवेलेबल होता है। तो हमारा कैपेसिटी फैक्टर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द मीन सप्लाई डिस्चार्ज फॉर ए कैनाल फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन। तो उसमें हम क्या करते हैं? अलग अलग दिन पे अलग अलग डिस्चार्ज को पास करते हैं। तो अगर हम एवरेज डिस्चार्ज देखें, द मीन ऑफ द डिस्चार्ज विच इज पासिंग थ्रू द कैनाल फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन, और हमारा कैनाल को जितने डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कैनाल, यानी कि डिजाइन डिस्चार्ज है, उसका रेशियो क्या होता है? कैपेसिटी फैक्टर। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी कैनाल में नंबर ऑफ डेज पे अलग अलग डिस्चार्ज पास होगा, हो सकता है किसी दिन पास भी ना हो। तो जो एवरेज एनुअल डिस्चार्ज या फिर बेस पीरियड या क्रॉप पीरियड के लिए जो भी डिस्चार्ज पास हो रहा है, एवरेज डिस्चार्ज हमारी कैनाल से, वो डिस्चार्ज डिवाइड बाय द हमारी कैनाल को जिस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया गया है, या फिर जो मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कैनाल की, वो। तो इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं कैपेसिटी फैक्टर। इट इज द रेशियो ऑफ क्यू रिक्वायर्ड टू द क्यू डिजाइंड। द क्वेश्चन नंबर 5 इज टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या होता है? टाइम फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज कैनाल हैज एक्चुअली रन टू द नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड। तो नंबर ऑफ डेज कैनाल हैज एक्चुअली रन, तो जितने दिनों में हमारी कैनाल में एक्चुअल में पानी होता है वो डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड। इरिगेशन पीरियड हमारा कितना था? सपोज 100 डेज हमारा इरिगेशन पीरियड है, हमें इरिगेशन करना था 100 डेज के लिए। उस 100 डेज में से केवल 50 डेज में हमारे पास कैनाल में वाटर अवेलेबल था, वाटर वाज फ्लोइंग इन द कैनाल। सो 50/100 मीन्स टाइम फैक्टर इज 0.5। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। द पॉइंट नंबर 6 इज क्रॉप कैलेंडर। अब ये क्रॉप कैलेंडर क्या होता है? बेसिकली क्रॉप कैलेंडर एक टूल होता है जो कि हमको एक इन्फॉर्मेशन देता है कि आप किसी भी क्रॉप को किस टाइम पे प्लांट कर सकते हो, कब सोविंग कर सकते हो, कब हार्वेस्टिंग कर सकते हो, आपके आसपास एरिया में जो भी लोकली एडोप्टेड क्रॉप्स है उनके लिए। तो क्रॉप कैलेंडर के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हो कि क्रॉप पीरियड में कौन कौन सी डिटेल्स प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फिगर है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज द क्रॉप कैलेंडर एंड मेजर प्रोडक्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको एक सोइंग टाइम येलो कलर से दिखा रखा है, ग्रीन से आपको हार्वेस्टिंग टाइम, पिंक कलर में ग्रोथ पीरियड दिखा रखा है। यहाँ पे देखो खरीफ, रबी और जैद, इनका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, और कब कब आपको कौन कौन सी क्रॉप, यहाँ पे क्रॉप्स दी हुई है, सोयाबीन, कॉटन, टर्मेरिक। तो ये किस किस टाइम पीरियड में आप इसको बो सकते हो, कब हार्वेस्टिंग करते हो, कब ग्रोथ होती है। और यहाँ पे जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, किस किस स्टेट में मेजोरिटी में ये क्रॉप्स हमारी ग्रो होती है, वो सब, मतलब कंप्लीट डिटेल्स ऑफ जो भी क्रॉप्स हमारे इंडिया में ग्रो होती है उस बारे में ये क्रॉप कैलेंडर होता है। तो इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। 7 इज ग्रोस कमांड एरिया, GCA। ग्रोस कमांड एरिया क्या होता है? बेसिकली इट इज द टोटल एरिया इन द लिमिट ऑफ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो जब भी हमको एक इरिगेशन प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज द ग्रोस कमांड एरिया। सो ग्रोस कमांड एरिया इज दैट पर्टिकुलर एरिया विच इज बेनिफिटेड बाय द इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें हमारी कल्टीवेबल लैंड भी आ जाएगी और नॉन कल्टीवेबल लैंड भी आ जाएगी। अब नॉन कल्टीवेबल लैंड में हमारा रोड, बिल्डिंग, पॉन्ड, ये सब भी आ जाते हैं। तो बेसिकली हम
GCA यानी ग्रोस कमांड एरिया में देखेंगे कि हाउ मच एरिया टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस इरिगेशन प्रोजेक्ट। हम ये बात नहीं करेंगे कि उस एरिया में रोड है, बिल्डिंग है, फील्ड है, इंटायर एरिया शुड बी कंसिडर्ड इन द GCA। उसमें हमारी रोड, बिल्डिंग, पॉन्ड, इरिगेशन लैंड सब कुछ आ गया। अब हम बात करते हैं कल्टीवेबल कमांड एरिया CCA की। अब कल्टीवेबल कमांड एरिया में क्या होगा, जो ग्रोस कमांड एरिया है, ग्रोस कमांड एरिया में कितने लैंड में हमारे पास कल्टीवेबल लैंड है, वो होगा हमारा कल्टीवेबल कमांड एरिया। यानी इट इज दैट पोर्शन ऑफ GCA ग्रोस कमांड एरिया विच इज कल्टीवेबल एंड इट डिनोट्स द एरिया ऑन विच एक्चुअली कल्टीवेशन इज टू बी डन। तो मतलब जितने एरिया में हम एक्चुअल में इरिगेशन करने वाले हैं या कल्टीवेशन करने वाले हैं, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, कल्टीवेबल कमांड एरिया। और इन केस हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो भी ग्रोस कमांड एरिया है GCA में दिया हुआ, उसका अप्रोक्सीमेट 80% ले लेते हैं कल्टीवेबल कमांड एरिया के लिए। तो ऑलमोस्ट हम ये मानते हैं कि जितना हमारा ग्रोस कमांड एरिया है उसका 80% कल्टीवेबल कमांड एरिया है, जिसमें कि हमारा एक्चुअल में इरिगेशन या फिर कल्टीवेशन होने वाला है। द 9th वन इज इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द इरिगेशन एरिया प्रोपोज टू बी इरिगेटेड रेगुलरली। तो क्या है, ये एक परसेंटेज है किसका, इरिगेशन एरिया का, जो कि हम प्रपोज कर रहे हैं, जिसको हम एनुअली इरिगेट करेंगे। अब ये क्या होता है, ये हमारे जो क्रॉप सीजन होते हैं जैसे रबी या खरीफ, इनके हिसाब से डिफाइन होता है। यानी सपोज रबी के सीजन में हम कितना एरिया इरिगेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज ए परसेंटेज ऑफ द कल्चरेबल कमांड एरिया में, जो कि हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर द क्रॉप सीजन। यानी जो भी हमारे पास कल्चरेबल कमांड एरिया है उसका कितना परसेंट में हम इरिगेशन कर रहे हैं। रबी के सीजन में कितना कर रहे हैं, तो वो रबी के लिए अपना इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हो गया। और खरीफ के सीजन में हम टोटल कल्टिवेबल कमांड एरिया का कितना परसेंटेज इरिगेटेड कर रहे हैं, वो हमारा खरीफ सीजन के लिए इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आई होप you really like this video. If you really like it, you can hit the like button, share it with your friends, subscribe our channel Let's Grow, and don't forget to press bell icon so that you will notify every time I upload new videos. So thank you so much to watch this lesson.